नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम जो आपकी शिक्षण अभिक्षमता है या टीचिंग एप्टीट्यूड है, आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिबद्धता यानी कि प्रोफेशनल कमिटमेंट। जो व्यावसायिक है, जो शिक्षक व्यवसाय है, जो प्रधानाचार्य का व्यवसाय है, प्रधानाध्यापक का जो व्यवसाय है, उसके प्रति क्या कमिटमेंट उनको लेना चाहिए, क्या कमिटमेंट उनको रखना चाहिए या फिर क्या प्रतिबद्धता अपने व्यवसाय के प्रति रखनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या है यानी कि प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और उत्तरदायित्व है। यानी कि जो अपना जो भी व्यवसाय है, जैसे कि अध्यापक का एक शिक्षण का जो व्यवसाय है, अन्य व्यक्तियों का डॉक्टर का व्यवसाय है, ऐसे सभी व्यक्तियों के अपने अलग अलग व्यवसाय होते हैं। उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति उसको पूर्ण करने की जो निष्ठा है और जो उसका उत्तरदायित्व है, ये जो उसका कर्तव्य है, वो ही प्रोफेशनल कमिटमेंट है। अपने जो शिक्षण व्यवसाय है, जैसे अध्यापक की निष्ठा है कि बालकों को अच्छी शिक्षा दे, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करे, यानी कि संपूर्ण उनका विकास करे, लगातार उनका विकास करे, संपूर्ण उसमें सामाजिक, मानसिक, व्यवहारिक सभी प्रकार का उनको ज्ञान प्रदान करे और अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य निर्माण करे। तो ये क्या है, ये प्रोफेशनल कमिटमेंट है। तो अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा और उत्तरदायित्व है। जो आपका व्यवसाय है उसके प्रति निष्ठा रखना और उसका उत्तरदायित्व निभाना, ये क्या है, प्रोफेशनल कमिटमेंट है। तो अध्यापक के लिए उसका शिक्षण है, जो शिक्षण व्यवसाय है, उसे ही हम उसका जो प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व वो करता है। अपने शिक्षण के माध्यम से, बालकों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से जो अध्यापक है या जो शिक्षक है, जो अपना कमिटमेंट लेता है कि मुझे बालकों को सभी प्रकार से दक्ष करना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अपेक्षित व्यवहार उनमें परिवर्तन करना है। यानी कि जो बालक समाज से अपनी मातृभाषा में जो कुछ भी उनके पास पूर्व ज्ञान है, उनसे जोड़कर मुझे नया ज्ञान बालक को देना है और बालक का संपूर्ण विकास करना है शिक्षा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में। दोस्तों, अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो उसका व्यवसाय है उसके प्रति उसको जागरूक होना चाहिए। ये नहीं कि वो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है, अपना व्यवसाय शिक्षण है और वो आराम से मज़े ले रहा है और बालकों का भविष्य खराब कर रहा है। तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अध्यापक को कैसा होना चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक, उत्तरदायित्व करने वाला और निष्ठावान अध्यापक को होना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षण अभिरुचि की बात कर रहे हैं, तो अध्यापक और बालक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अध्यापक और बालक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम दोगे तो शिक्षण अभिक्षमता, आपकी जो शिक्षण देने की या ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसको वहाँ पे जाँचा जाएगा। तो आपके पास ऐसे ही यहाँ पे प्रश्न आएंगे। तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या है, अपने जो प्रोफेशनल है, जो अपना व्यवसाय है, उससे एक कमिटमेंट करना कि भाई हाँ, मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये इतने दिन में कर दूंगा। जैसे अपन कोई भी कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस पेड़ की डाल को 2 दिन में काट दूंगा, तो ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम इस काम को कर देंगे। तो ऐसे ही शिक्षक की प्रतिबद्धता है या कमिटमेंट है कि वो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन कर देगा, अच्छे गुण उसमें डाल देगा। तो ये क्या होता है, ये होता है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। व्यवसाय कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे हम शिक्षण की बात कर रहे हैं तो शिक्षक का व्यवसाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, व्यवसाय के प्रति जो जागरूक के पक्ष है, वो पक्ष कौन कौन से हैं, किन किन एस्पेक्ट्स में जो प्रोफेशनल है उसके प्रति जागरूक के या जो अवेयरनेस है उसके पक्ष है। तो यहाँ पे सबसे पहले है शारीरिक पक्ष, जिसमें क्या हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ऊर्जावान, अच्छी वेशभूषा, आवाज़ और भाषा, इनके प्रति आपको जागरूक रहना है। यानी कि अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो भी आप अच्छा शिक्षण नहीं कर पाओगे, जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा नहीं कर पाओगे, निष्ठा नहीं रख पाओगे। अगर आप में ऊर्जा नहीं है तो आपको आलस्य आएगा और आप फिर भी अपने जो आपका शिक्षण व्यवसाय है उसमें आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। अच्छी वेशभूषा, अगर आपकी अच्छी वेशभूषा नहीं है, आप अलग ही संस्कृति की वेशभूषा धारण कर रहे हो, तो बालक के अधिगम पे उस पर बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी आवाज़, आपकी भाषा जिससे सभी बालकों की मातृभाषा से जोड़कर आप सिखा रहे हो, तो बालक अधिक से अधिक
ग्रहण कर पाएंगे। जो आप शिक्षा दे रहे हो, जो आप ज्ञान दे रहे हो, बालक उनकी मातृभाषा से जोड़कर अधिक से अधिक सीखते हैं। अगर कहीं भी प्रश्न आता है आपके पास शिक्षण अभिरुचि में कि बालक को कौन सी भाषा में सिखाया जाना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले जो बालक की भाषा है वो है बालक की मातृभाषा। मातृभाषा में बालक को सिखाया जाना चाहिए। तो जो व्यवसाय के प्रति जागरूक के पक्ष में शारीरिक में कौन कौन से हैं? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, अच्छी उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, आवाज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए, मधुर, और भाषा भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये शारीरिक पक्ष हो गए। व्यवसाय के प्रति जागरूक के पक्ष, दोस्तों शारीरिक पक्ष में आपके ये अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान, अच्छी वेशभूषा, आवाज़ और भाषा, यानी कि जो हमारे व्यवसाय के प्रति जो जागरूकता के पक्ष है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य, इन सभी का होना आवश्यक है। केवल एक पक्ष के सही होने से जो जागरूक है उसको नहीं कहा जा सकता है, यानी कि उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होगी। अगर ये सभी पक्ष में साथ रहेंगे तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दोस्तों शारीरिक के बाद आते हैं मानसिक पे। जो मानसिक पक्ष है उसमें विषय वस्तु का ज्ञान। अगर दोस्तों एक अध्यापक के पास अच्छा स्वास्थ्य है, ऊर्जावान है, अच्छी वेशभूषा है, आवाज़ है, बहुत अच्छी भाषा बोल लेता है, लेकिन उनको विषय वस्तु का अगर ज्ञान ही नहीं है, शिक्षक को अपनी जो विषय वस्तु है, यानी कि जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है उसी का उसको ज्ञानता नहीं है, वो उसका ज्ञान नहीं है, तो ये सब उसका व्यर्थ है, फिर ये कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए शारीरिक के साथ साथ जो व्यावसायिक जो व्यक्ति है उसके पास विषय वस्तु का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ पर विषय वस्तु का ज्ञान, क्योंकि हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक के पास विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। वह अच्छे व्यवहार वाला हो, उसके व्यवहार से विद्यार्थी आक्रोशित हो सके, यानी कि विद्यार्थी और उसके व्यवहार में आपस में टकराहट ना हो, बल्कि विद्यार्थियों और उसके मध्य समन्वय स्थापित हो, ताकि विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कुशल हो सके, अच्छा ज्ञान ग्रहण कर सके। बालक की प्रकृति का ज्ञान, शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को जागरूक होना चाहिए कि बालक की प्रकृति कैसी है, बालक क्या पहले से अधिक सीख पा रहा है, या फिर बालक की जो प्रकृति का जो रेट है, जो दिशा है वो डाउन होती जा रही है, यानी कि बालक सीख नहीं पा रहा है। तो इसका भी ज्ञान या इसका भी जानकारी, इसके प्रति जो जागरूकता है वो एक शिक्षक को होनी चाहिए। ये शिक्षक के जागरूकता के पक्ष है। तो शिक्षण का मनोविज्ञान, जो शिक्षक है उसको शिक्षक का जो मनोविज्ञान है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे सिखाना है, किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, बालक कितने वर्ष की उम्र में बालक में कौन से विकास होते हैं, नैतिक कौशल कब आता है, संज्ञानात्मक विकास कब होता है, बालक कब सीख पाएगा, कब कितने शब्द सीख पाएगा, उसकी क्षमता कितनी है, इसी के लिए शिक्षण का जो मनोविज्ञान है, यानी कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए जो मनोविज्ञान है उसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक कि देश में राज्य की संस्कृति का ज्ञान भी एक अध्यापक को होना चाहिए। मान लो कोई अलग संस्कृति का बालक है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका जो कल्चर अलग है, उसका वातावरण अलग है और शिक्षक का वातावरण अलग है, तो शिक्षक को उससे समन्वय स्थापित करने के लिए बालक की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अध्यापक बालक को उसकी संस्कृति से जोड़कर एक अच्छा ज्ञान दे सके, जिसे बालक अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए। तो एक अच्छे जो शिक्षक है उसको अपने व्यवसाय के प्रति ये जागरूक जब वो होता है तो उसको राज्य की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। मान लो कोई भी अध्यापक है, वो राजस्थान में अपने पढ़ा रहा है, ठीक है, और राजस्थान में पढ़ा रहा है, यहाँ राजस्थान में कोई विद्यार्थी तमिलनाडु का पढ़ रहा है या केरल का पढ़ रहा है, तो एक अध्यापक को नॉर्मल केरल की भी संस्कृति का पता होना चाहिए, ताकि जो केरल का बालक यहाँ पढ़ रहा है या जो पढ़ने वाला है उसी के साथ समन्वय स्थापित कर पाए, उसकी संस्कृति से जोड़कर बालक को सिखा पाए। जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो आराम से अध्यापक के उदाहरणों को, एग्जाम्पल को, सबको समझ पाएंगे, लेकिन जो केरल का विद्यार्थी है वो नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए जो केरल की संस्कृति है, जो कला संस्कृति केरल की है या फिर केरल राज्य की जो संस्कृति है उससे जोड़कर उस बालक को सिखाया जाएगा राजस्थान के शिक्षक द्वारा। तो ये क्या हो गया, देश की संस्कृति का ज्ञान। एक अध्यापक के लिए यह ज़रूरी है, एक शिक्षक के लिए यह ज़रूरी है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आपको देश के राज्य की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए।
इसके बाद में है आत्मविश्वास। दोस्तों आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। आप में करने की क्षमता है, आपके पास ज्ञान है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप मोटिव नहीं होगे, मोटिवेट नहीं होंगे आप, तो आप विद्यार्थियों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करा सकेंगे। विद्यार्थियों की जो व्यवहार में अच्छा परिवर्तन नहीं करा सकेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए आपको आत्मविश्वासी होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं शिक्षण व्यवसाय को बालकों के अंदर उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकता हूँ। तो ये आपको आत्मविश्वासी होना ज़रूरी है। इसके प्रति भी आपको जागरूक रहना है कि मैं स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है। तो इसका भी आपको जागरूक रहना है। शिक्षण की नवीन तकनीकी का ज्ञान। मान लो एजुकेशन में कोई भी न्यू पॉलिसी आई है या देश में कोई भी पॉलिसी लागू हुई है, उसमें अगर मान लो कोई भी नवीन तकनीक या टेक्नोलॉजी आई है कि विद्यार्थियों को अब आपको इस ऐप के माध्यम से ऐसे आपको डाउट क्लियर करने हैं, तो अध्यापक को उस एप्लीकेशन के बारे में, जो नई भी कोई भी टेक्निकल जो सरकार ने लागू की है उसके बारे में कोई भी योजना हो, उसकी जानकारी अध्यापक को होनी ज़रूरी है, ताकि वो बालक के संपूर्ण जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें उनका विकास कर सके। कोई भी नई स्कीम सरकार द्वारा लागू की जाती है जो बालकों के हित में है, जैसे कि अभी आपके यहाँ पे चल रहा है 8वीं 9वीं क्लास को सरकारी विद्यालयों में जो प्रोजेक्टर फाइल है उसके माध्यम से स्लाइड दिखाई जाती है कि अन्य विद्यालय किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी अच्छी बातें प्रत्येक शनिवार को आती है। तो इस प्रकार उनका नवीन तकनीकी आती हैं जो शिक्षण में, जो एजुकेशन में नई कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका ज्ञान भी उनको होना चाहिए, किसको, शिक्षक को, अपने व्यवसाय के प्रति। तो ये जागरूक उसको होना है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी जागरूक होना आवश्यक है। अगर सभी में जागरूक होगा तभी एक शिक्षक अपनी व्यवसाय के प्रति जागरूक कहलाएगा। ये नहीं कि वो केवल शारीरिक रूप से जागरूक है, मानसिक रूप से जागरूक नहीं है, या फिर मानसिक रूप से जागरूक है और अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो भी शिक्षक अच्छा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण यानी पढ़ाना और अधिगम मतलब सीखना। शिक्षक पढ़ा रहा है, बालक सीख रहे हैं, तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो अच्छा नहीं कर पाएगा, विद्यार्थी को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगा। जितना विद्यार्थी को दिया गया ज्ञान है विद्यार्थी उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए शिक्षक को जो शारीरिक और मानसिक दोनों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम नैतिक जागरूकता के जो पक्ष है, जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। दोस्तों नैतिक यानी कि उच्च चरित्र वाला हो, जो शिक्षक है वो अपने अच्छे चरित्र वाला हो, ये नहीं कि बिल्कुल घिनौनी बातों से बालकों के सामने करने वाला हो। तो उसका चरित्र है बहुत ही अच्छा हो, नैतिक चरित्र वाला जो शिक्षक है वो होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए, यानी कि वो धीरज रखने वाला हो, उसको पेशेंस उसके पास होना चाहिए। जल्दबाजी किसी काम में उसको नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक के नैतिक पक्ष में धैर्यवान उसको होना चाहिए। धैर्य रखना है उसको, धीरज रखना है उसको। अगर सरल भाषा में कहूँ तो जल्दबाजी उसको नहीं करनी है, थोड़ा उसको वेट करना है, धैर्य रखना है। ये नहीं कि विद्यार्थियों को एक दिन में ही पीट पाट के या कैसे भी उनको एक दिन में ही पूरी किताब रटवा दे, नहीं। विद्यार्थी धीरे धीरे क्रम बाई सीढ़ी सीखते हैं। तो उसको धैर्य रखना है कि विद्यार्थी धीरे धीरे संपूर्ण जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लेंगे। तो उसको इस बात का धैर्य रखना है। विनम्र स्वभाव वाला, अगर अध्यापक बच्चों के साथ दंड देगा, वैसे दंड तो दंडनीय अपराध है, लेकिन जैसे उनसे कठोरता का व्यवहार करेगा तो बालक पे उसका दुरुपयोग या कुप्रभाव पड़ेगा। सुप्रभाव नहीं पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने जो स्वभाव है उसको विनम्र रखना है, ताकि बालक उनके विनम्र स्वभाव से मोटिवेट हो सके और अपने जो स्कूल छोड़ने की प्रथा है उससे कहीं ना कहीं बालकों में कमी आए, बालक स्कूल ना छोड़े, विद्यालय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। निष्पक्षता, शिक्षक को किसी भी बालकों के साथ निष्पक्ष नहीं करना कि आगे के बालकों से बात कर रहे हैं, पीछे के बालकों से बात नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ जाति के आधार पर कुछ लोगों को ही बोर्ड पे बुला रहे हैं, उनसे ही प्रश्न करते हैं, पीछे वाले कमज़ोर बच्चों से प्रश्न नहीं करते हैं। या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो
उससे ही प्रश्न पूछते हैं, उनसे ही पानी मंगवा रहे हैं, उनसे ही उनके समाचार पूछ रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो कमज़ोर बच्चे हैं उनसे कुछ नहीं पूछ रहे, उनसे कोई काम नहीं करवा रहे, तो बालकों में हीन भावना आती है कि केवल सर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो क्लास में बुद्धिमान बच्चा है, उससे ही सर केवल महत्वपूर्ण काम है वो करवा रहे हैं, अपने सारी बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, समाचार उनके सुख दुख के उनसे पूछ रहे हैं, हमसे नहीं पूछ रहे। तो इसमें क्या आएगा, हीन भावना आएगी, यानी कि असमानता या भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, निष्पक्ष आपको रहना है, सभी के साथ में बराबर से आपको उनको लर्निंग करवानी है, यानी कि शिक्षण करवाना है, सभी को सभी अवसर प्रदान करने हैं, अवसर आपको देना ज़रूरी है। ये बात NCF भी कहता है। सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला, जो समाज में न्याय होता है उस पर विश्वास करने वाला, ना कि अपना खुद का विश्वास या अपने खुद का न्याय। जो समाज करता आया है, जो सामाजिक न्याय है, उसी पे विश्वास करने वाला हो, ना कि ये नहीं कि स्वयं के कोई भी नियम बनाता हो और उन पे ही जो वो कह देगा वो ही न्याय है। जो समाज करता है न्याय, उसका विश्वास उस पे करने वाला हो, उस पे उसको ट्रुथ हो, ऐसा जो शिक्षक है वो होना चाहिए। एक शिक्षक दयालु होना चाहिए, जो सब पे दया बनाए रखे, सबसे दयावान हो। उसको ये नहीं कि बालकों की पिटाई करे या कठोरता से उनके साथ पेश आए, ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। इनसे बालकों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, बालक सीखते नहीं हैं, और इसका अधिकतर कारण ये बनता है कि बालक विद्यालय भी छोड़ देते हैं, जिससे उनकी जो शिक्षण है, अधिगम है, उसमें बाधा आती है। संवेदनशील, बालकों की संवेदनाओं को समझते हुए उनकी कद्र करना। बालक है, कोई भी बालक अगर थोड़ा डिमोटिवेट है या फिर थोड़ा दुख के उसमें डूबा हुआ है, तो बालक के साथ संवेदनशील होना और उसको अच्छे रास्ते पर ले जाना और उसको मोटिवेट करना, ताकि बालक अपने दुखों में उनके दुखों को बांटना, ताकि बालक के दुख कम हो सके या फिर बालक उनको भूलने का प्रयास करे। तो ये एक अच्छे शिक्षक के गुण है, या अच्छे व्यवसाय के प्रति जागरूकता के पक्ष है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आपको तीनों ही पक्षों में दक्ष रहना है। अगर इनमें से कोई भी आउट आता है, आपके प्रश्न आपसे पूछ लिया कि कौन से शिक्षक का जागरूकता के पक्ष नहीं है, तो इनसे जो भी आए, यानी कि जो भी गलत बात आपको लगे कि हाँ शिक्षक को ये नहीं होना चाहिए, तो आपको उस पर ही टिक कर देना है। आंसर आपका 100% हो जाएगा और 3 नंबर यहाँ पे पक्के हैं। ये 10 क्लास है, इनको देख लेना, गारंटी है 150 में से 150 नंबर की। जो ध्यान से पढ़ेगा उसके 150 नंबर आएंगे, जो थोड़ा सही पढ़ेगा उसके 140 नंबर भी आराम से आएंगे। उससे कम नंबर आपको नहीं लेके आने हैं। अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो ये टारगेट बना लो अभी से कि हमें 140 में से 140 नंबर लेके आने हैं, 150 में से 140। लास्ट में प्रश्न भी कराऊंगा, उनको भी पढ़ लेना, उनसे आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अन्य जो पक्ष है उनमें शिक्षक को जागरूक रहना चाहिए। जो कौन कौन से पक्ष है, वो है आशावादी। उसके पास हमेशा आशा होनी चाहिए, ना कि निराशा। हमेशा वह जो शिक्षक है वो खुश हो, ना कि नाखुश। उसको कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए कि बालकों से ये नहीं आया तो वो निराश हो गया। उसको हरदम आशा होनी चाहिए कि हाँ ये बालक अब ये कर पाएगा, इसको मुझे यहाँ सुधारना है, इस पक्ष में इसको सुधारना है, ताकि बालक सीखने में बालक को समस्याएं कहाँ आ रही है उनको देखना है, उनका निवारण करना है और उसको आशावादी बनना है। कुशल नेता, जो शिक्षक है उसको कुशल नेता बनना है अपने व्यवसाय के प्रति। अपनी जो कक्षा है उसका एक नेतृत्व करने वाला कुशल नेता उसको बनना है। जो नेतृत्व का हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें नेतृत्व के गुण पढ़े हैं हमने, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए। तो नेतृत्व के लिए कुशल नेता उसको होना चाहिए। कुशल नेता में ये सारे गुण आ जाते हैं जो हमने नेतृत्व के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। समाज सुधारक, ना कि समाज को बिगाड़ने वाला, सबका हित करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कुछ ही बच्चों का या अपनी जाति के आधार पर बच्चों का हित करे, सभी का हित करने वाला, समाज को सुधारने, समाज को असीम ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, समाज की प्रगति के बारे में सोचने वाला शिक्षक होना चाहिए। अध्ययनशील, ये नहीं कि उसके अध्ययन से कोई मतलब ही नहीं है,
केवल फालतू इधर उधर की बातें करके अपना टाइम पास कर रहा है, ऐसा अध्यापक नहीं होना चाहिए। कुशल कक्षा प्रबंधक, जो कक्षा का मैनेजमेंट है, एक कुशल तरीके से होना चाहिए, जो एक कुशल शिक्षक के द्वारा ही किया जा सकता है। तो कुशल कक्षा का प्रबंधक होना भी आवश्यक है। तो ये 4 गुण हैं, नैतिक, मानसिक, शारीरिक और अन्य। ये सभी व्यवसाय के प्रति जागरूकता के पक्ष है, यानी कि इन पक्षों में एक शिक्षक को जागरूक होना आवश्यक है। वो इनमें से अगर किसी एक में भी जागरूक नहीं है तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी, यानी कि उसमें जो परेशानी है वो आएगी। बालक सही ढंग से सुचारू रूप से अधिगम ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसको कहीं ना कहीं समस्याएं आएगी। तो अध्यापक को इनमें दक्ष होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न कैसे इसमें पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? आपके पास ये प्रश्न आ गया। आपको ये नहीं सोचना है कि हम पैसे कमाने के लिए अध्यापक बन रहे हैं। नेगेटिव जो भी बात है आपको हरदम, शिक्षण अभिरुचि में मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव बात, अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो पॉजिटिव आपको बात वहाँ पे शेयर करनी है। अगर आप बिल्कुल सबसे पॉजिटिव शेयर करोगे तो 3 में से 3 नंबर आपकी गारंटी है। इसीलिए ही मैं कहता हूँ रटना नहीं है, समझना है। तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? कोई और नौकरी नहीं मिली, गलत बात, ये आपको करना ही नहीं है। धन कमाना है, नहीं कमाना धन, वो तो ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा। जब आप व्यवसाय करोगे तो आपको धन तो मिलेगा, वो तो है ही। अपने बालकों को फ्री पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। हम अपने बालकों को फ्री पढ़ाना नहीं चाहते। आप चाहे पढ़ा लेना, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं डालना है। आपको क्या करना है? शिक्षण कराना मेरी रुचि है, क्योंकि ये आपकी रुचि है, इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार अध्यापक बनना चाहते हैं। अगर आप ये ऑप्शन करते हैं मेरी रुचि है, तो 3 में से आपको 3 नंबर मिलेंगे 100%। और सभी कमेंट करना कि आपका उत्तर क्या होगा इसमें से। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ये प्रश्न मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप टॉपिक को ध्यान से समझ सके। एक अध्यापक छात्र के पक्ष प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे, एक अध्यापक है जो छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, यानी किसी छात्र ने आपसे प्रश्न कर लिया कोई कक्षा में, आपसे वो प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तो अब आप उसे क्या करोगे? छात्र को डांट कर बिठा दोगे, उस प्रश्न को गलत बता दोगे, उसे कहोगे कि कल बता देंगे, या फिर ध्यान नहीं दोगे? दोस्तों, छात्र को डांट कर बिठा देना आपका कर्तव्य नहीं है, उसको उत्तर देना है। उत्तर भी ये नहीं कि उसको गलत उत्तर दे दे, बिल्कुल नहीं। उससे कहोगे कि कल उसको बता देंगे, ध्यान नहीं दोगे, ये गलत बात है। उससे कहेंगे कि हम कल बता देंगे, कल हम घर से प्रश्न का सही उत्तर ढूंढकर अध्ययन करके और आपको बता देंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या पसंद करोगे? आपको अध्यापक के रूप में समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आप क्या पसंद करोगे? अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन करोगे, राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएंगे, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय जुड़ेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। देखो, अगर आपको एक अच्छा समाज सेवी या अच्छा अध्यापक बनना है, आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, तो आपको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पार्टी में आपको प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन। अगर आप एक नागरिक भी हो और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निर्वहन कर रहे हो तो आप समाज के एक अच्छे नागरिक कहे जाएंगे। अब दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ये प्लेलिस्ट है इसको देख लेना। इसमें 10 के 10 टॉपिक है, गारंटी है 140 प्लस नंबर की। इन 10 टॉपिक को पढ़ लेना, आपके शिक्षण अभिरुचि पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, मैं प्रश्न भी करा रहा हूँ, तो प्रश्न के लिए आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें ही प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इन इम्पोर्टेंट प्रश्न को पढ़ लेना। एक आपकी मैराथन क्लास आएगी जो आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आएगी, उसको पढ़ जाना। गारंटी है एक दिन में ही 140 नंबर का आंकड़ा पार नहीं करवाया मैंने, तो मेरी गारंटी है। बस आपको समझना है, समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, उसका भी सॉल्यूशन मैं करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।